पाठ है ये सबसे खतरनाक, है ना। सबसे खतरनाक पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ है। उत्तर देखो, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता अधिक असरदार बन गई है, मतलब बहुत असर हो गया उसमें। पाठकों को खतरनाक और सबसे खतरनाक के बीच का अंतर अच्छी तरह समझ में आया है। मतलब खतरनाक है, वो खतरनाक के बीच में अच्छी तरह का अंतर, उनको मतलब अच्छा अंतर समझ में आया है। उससे निश्चय किया है कि सबसे अधिक बुरी परिस्थिति क्या है और आसान हो गया है ना। एक मिनट, ये दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न आप, है ना, शुरुआत पहले से करते हैं। एक मिनट, देखो यहाँ पे प्रश्न पहला, कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी के लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना है। देखो पाठ सबसे खतरनाक, इसमें कवि कह रहे हैं कि कवि मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दार कोई गद्दारी करता है, लोभ को भी सबसे खतरनाक नहीं माना इस पाठ में, क्योंकि इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई जा सकती है, इसके विरोध में संघर्ष करके इसे दूर किया जा सकता है। ऐसी कई बातें हैं जो इनसे भी खतरनाक होती, जैसे हताशा, जीवन व्यतीत करना, निष्क्रिय होकर रहना, इसका प्रभाव कम नहीं किया जा सकता। देखो, चाहे मेहनत की लूट हो, पुलिस की मार हो, गद्दारी हो, ये सारी चीज़ें खतरनाक नहीं मानी जाती है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए मतलब आवाज़ उठाई जा सकती है। लेकिन जो जीवन में हताश और निराश हो जाते हैं ना, और निराश होकर जीवन व्यतीत करते, निष्क्रिय होकर करते हैं, तो इसको सबसे ज़्यादा खतरनाक माना है। प्रश्न दूसरा देखो, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ है। देखो, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता अधिक असरदार हो गई है। पाठकों को खतरनाक, सबसे खतरनाक मतलब खतरनाक और उससे भी खतरनाक दोनों में अंतर समझ में आ गया है। इससे निश्चित करना है कि सबसे अधिक बुरी परिस्थिति क्या है और आसान हो गया है। अगला प्रश्न का उत्तर देखो, कवि ने कविता में कई बातों को बुरा न कहकर बुरा तो है कहा है, तो प्रयोग के कथन में भंगिमा में क्या बदलाव आया। देखो, बुरा तो है ऐसा कहा है। उत्तर देखो, समाज में प्रचलित अनेक बुराइयों के लिए कवि ने तो प्रयोग किया है। कवि कहना चाहते हैं इससे भी अधिक बुराई समाज में मौजूद है जिसका कोई अंत नहीं है। इस प्रकार तो शब्द का प्रयोग कवि ने वाक्य पर बल देने के लिए किया, मतलब इसमें बुरा तो है ऐसा कहा गया है कवि ने, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है ना। इस प्रकार इन्होंने वाक्य पर बल दिया है। अगला प्रश्न देखो, मुर्दा शांति से भर जाना और सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक माना गया। देखो, जहाँ मुर्दा होता है वो शांति से भर जाते हैं और सपनों का मर जाता, जो सपना देखा पूरा नहीं होता, मर जाता है। तो आपकी दृष्टि में इन बातों में क्या संगति है और ये सबसे खतरनाक क्यों है। देखो, मुर्दा शांति से भर जाने का आशय निष्क्रिय हो जाना, मुर्दा होने का अर्थ क्या, निष्क्रिय, कुछ कार्य न करना, ऐसे ही रहना। ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। ऐसी स्थिति में कोई प्रतिक्रिया करता ही नहीं है। हमारे सपनों का मर जाने का अर्थ है कि हमारे जीवन की सभी आकांक्षाएं समाप्त हो जाना। कवि के अनुसार दोनों ही स्थिति खतरनाक होती हैं, क्योंकि दोनों ही स्थितियां व्यक्ति को निकम्मा और बेकार बना देती हैं, और दोनों ही परिस्थितियां व्यक्ति संघर्ष और प्रगति से दूर भी कर देती। देखो यहाँ पर मुर्दा शांति से बढ़ जाना मतलब ऐसा निष्क्रिय हो जाना है ना, और एक का सपनों का मर जाना, तो दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति क्या हो जाता है, संघर्ष और प्रकृति से दूर हट जाता है। मतलब मेहनत करेगा तो उसके सपने पूरे होंगे ना। अगला प्रश्न, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती हुई घड़ी भी तो है पर आपकी निगाह में रुकी हुई भी होती है। इस पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से देखो, घड़ी के बारे में कहा गया है, तो यहाँ घड़ी का प्रयोग जीवन के लिए किया गया है। जिस प्रकार घड़ी बिना रुके निरंतर चलती रहती है, उसी प्रकार जीवन में भी गति है। यह समय के अनुसार निरंतर गतिशील है। जहाँ घड़ी शब्द में संकेत किया है कि इंसान हर परिस्थिति में
सबसे अधिक खतरनाक होती है। कहा गया कि वह स्थिति सबसे अधिक खतरनाक होती है जब जीवन में स्थिरता आ जाती। कहने का अर्थ है जीवन नष्ट हो जाता है। कवि ने घड़ी के माध्यम से उन लोगों की ओर इशारा किया है जो प्रगतिशील संसार में भी स्वयं को जड़ स्वयं को स्थिर मानते हैं, निरर्थक बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न देखो, वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के पश्चात आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गिरता। देखो वह चांद के बारे में है ना, चांद को, जहाँ चांद का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया है जो आस्था और विश्वास के नाम पर अत्याचार और अन्याय को चुपचाप सहन कर लेते हैं। मतलब आस्था, और वो सोचते हैं कि हमारी किस्मत में ये लिखा है, और क्या करते हैं, अन्याय को सहन कर लेते हैं। वे लोगों भगवान की भक्ति के नाम पर पीड़ित लोगों से मनमोहक बातें करते। देखो कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो, ऐसे जो पीड़ित लोग उनसे मानते हैं और उन्हें अन्याय के विरुद्ध कोई आवाज़ न उठाने की प्रेरणा देता है। कविता ऐसी अवस्था को खतरनाक मानते हैं जिससे मानवीय समस्याओं का हल नहीं मिलता। अगला प्रश्न पाठ के आसपास वाला है ना, कवि ने मेहनत की लूट सबसे अधिक खतरनाक नहीं होती। कविता का आरंभ फिर से इसी से अंत क्यों किया है, मतलब जो कविता का शुरुआत की है कविता की, वो भी इससे की है कि कवि मेहनत की लूट खतरनाक नहीं होती, और अंत भी इससे किया है ना। मेहनत की लूट का अर्थ है मेहनत के बदले उचित मूल्य न मिलना, है ना। मेहनत तो करते लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलना। कवि चाहते हैं कि मेहनत की लूट से भी अधिक खतरनाक इस समाज में और बुराइयां भी हैं, इसलिए उन्हें कविता का आरंभ इसी वाक्य से करके फिर अंत भी इसी वाक्य से किया। अब देखो यहाँ कवि द्वारा उल्लेखित बातों में अतिरिक्त समाज में अन्य किन किन बातों को आप खतरनाक मानेंगे। देखो कवि द्वारा लिखित, इसके बाद हम भ्रूण हत्या, बाल विवाह, अपहरण, चोरी, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी, आतंकवाद आदि कई बुराइयां हैं, है ना। अगला देखो, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़ और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर बल क्यों दिया है। देखो कवि ने झारखंड के आदिवासियों, देखो दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन, है ना, इसमें क्या है कि जो दिल का जो भोलापन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को बचाने की आवश्यकता पर बल क्यों दिया। कवित्री ने झारखंड के आदिवासियों को अक्खड़पन और जुझारूपन से बचाने की इस पर बल दिया है क्योंकि उनका दिल भोलापन है, सरल है, सहज भाव को दर्शाता है। वे इतने भोले हैं कि जो शहरी संस्कृति पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं डालती है। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए वह बहुत भोले भाले, इसलिए कवियत्री चाहती है कि सरल स्वभाव के साथ साथ उनमें अक्खड़पन भी हो जिससे उन्हें सही समझ हो सके। कवित्री उनके जुझारूपन या संघर्षशील स्वभाव से बचाना चाहती ताकि परिस्थितियों में भी वह लड़ने के काबिल हो। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है। प्रस्तुत कविता में आदिवासी समाज की ऐसी बुराइयों का उल्लेख किया है जो उनकी संस्कृति को धूल में मिला रही हैं, जिससे उनका जीवन शहरी शैली पर पड़ रहा है, जिसके कारण वे अपनी असली पहचान को भूलते जा रहे हैं। संताली समाज अभी भी अशिक्षित है, उनका झुकाव शराब की ओर है ना, और उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। धनुष बाण संथाल परगना की पहचान है और आदिवासियों की पहचान खो चुकी है।